न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। राष्ट्रपति ने दी शीतकालीन सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी। 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सियासी रण में फिर गिरी भाषा की मर्यादा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुनील राउत के विवादित बयान पर भाजपा हमलावर। मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर भी बड़ा सवाल। झारखंड चुनावी घमासान में भाजपा की ओर से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने दी प्रचार को धार। कोडरमा में जाति के नाम पर बांटने वालों पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ पार्टी के प्रचार की कमान। कनाडा में मंदिर हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई गहरी चिंता। ब्रैम्पटन में हमले के बाद सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय। ट्रूडो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के लिए मतदान शुरू। जल्द होगा साफ, चलेगा ट्रंप कार्ड या फिर कमला हैरिस का कमाल। तो ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर संसद सत्र से जुड़ी हुई है कि 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और ये 20 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 तक शीतकालीन सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी मनाया जाएगा। और अब बात झारखंड के चुनाव प्रचार की, जहां चुनावी घमासान को धार देते हुए रांची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू। उन्होंने प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने हवा का रुख देखते हुए फैसला किया कि वो भाजपा का समर्थन करेंगे। मंडल मुर्मू ने यह समझ लिया कि अब जेएमएम की नैया डूब रही है और कोई डूबती नैया पर नहीं बैठना चाहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनके जो एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हवा का रुख देखते हुए मंडल मुर्मू ने फैसला कर लिया कि हम प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते हैं। मंडल मुर्मू ने इस बात को समझ लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की नैया डूब रही है। दीपावली का त्योहार अभी अभी गुजरा है। इनके बारे में यदि कहना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, तीनों के बारे में कहना चाहूंगा तो ये सभी दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। तो ये राजनाथ सिंह ने कहा। और साथ ही आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड में थे। वहां पर उनकी धुआंधार जनसभाएं कर रहे हैं वो। इसी क्रम में जमशेदपुर में एनडीए प्रत्याशी सरयू राय के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेएमएम सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने राज्य के डेमोग्राफी को बदल दिया है। कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गठबंधन जो झारखंड के अंदर है, ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को पनपाया है और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को
रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लब जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के हजारीबाग में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए जनता से वोट देने की अपील की। बैकवर्ड क्लास के लोगों को 14% रिजर्वेशन है। सोरेन जी और सारे एमएलए ने मिलकर उसको 27% रिजर्वेशन बनाने के लिए प्रपोजल भेजा। वो गवर्नर के घर में पड़ी हुई है, धूल खा रही है। शेड्यूल कास्ट के 2% सीट बढ़ाने का प्रपोजल है, आदिवासियों का 2% बढ़ाने का उसमें है। ये सब छोड़ के जो तुम्हारे हाथ में है वो नहीं कर सकते तो तुम दूसरा क्या करोगे। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के खास सीट की। सतारा जिले के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर स्थित है कराड़ दक्षिण विधानसभा सीट। महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटों में से ये भी एक है। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यहां से 2 बार के विधायक हैं। तो भाजपा ने यहां से कृष्णा ग्रुप के डॉक्टर अतुल बाबा भोसले को मैदान में उतारकर इस बार मुकाबले को रोचक बना दिया है। तो क्या है कराड़ दक्षिण सीट का सियासी मिजाज? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। सतारा जिले के कराड़ दक्षिण विधानसभा सीट महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। 1952 से अब तक 3 विधायकों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान 2 बार यहां से जीत हासिल कर चुके हैं और तीसरी बार के लिए चुनावी दंगल में है। साल 2010 से 2014 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान को भरोसा है अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों पर। बेरोजगारी का बहुत बड़ा प्रश्न है, किसानों की हालत बदतर है, उनको उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा चुनाव में स्थानिक विकास के मुद्दे पर ज्यादा जोर होता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पृथ्वीराज चौहान 9,130 मतों से शिकस्त खाए। पेशे से डॉक्टर बीजेपी के डॉक्टर अतुल बाबा भोसले एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। अतुल बाबा के लिए उमड़ा अपार जनसमूह बताने के लिए काफी है कि पृथ्वीराज चौहान की पुरखों की जमी जमाई कराड़ दक्षिण की जमीन दरकने वाली है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी पृथ्वीराज चौहान क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई नहीं जमा पाए। हर हाथ रोजगार के लिए तरस गए, सड़कें बदहाल रहीं। अतुल बाबा भोसले दावा करते हैं कि NHAI ने पुणे बेंगलोर हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर को हरी झंडी दी। कुछ रोजगार सहकारिता ने दिए हैं। जनता मानती है कि अतुल बाबा ने बिना विधायक विधान परिषद बने क्षेत्र में 750 करोड़ के बजट विकास कार्य के लिए लाए। कृष्णा ग्रुप के कृष्णा विश्व विद्यापीठ, कृष्णा बैंक और धर्मार्थ कृष्णा अस्पताल ने रोजगार के अलावा मुफ्त स्वास्थ्य जैसी सेवाएं दी हैं। MIDC का विस्तार हो, बड़े उद्योग कराड़ के MIDC में आए और यूथ की एम्प्लॉयमेंट अच्छे तरीके से हो। कोई बड़ा इंडस्ट्री इधर आती है तो बड़े इंडस्ट्री को लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, जो एक्सेसरीज है, जो स्पेयर पार्ट्स है, उसके लिए एंसिलरी इंडस्ट्री भी कराड़ के लगत स्थापित हो। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इस बार कराड़ दक्षिण में असंतुष्टों की लंबी फौज खड़ी हुई है। जनता की ओर से 2019 में बदलाव के बीज बोए गए थे जो फलीभूत नहीं हुए, लेकिन 2024 आते आते शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ने बदलाव के बीज अंकुरित कर दिए हैं। अभी दक्षिण कराड़ का जो समीकरण राजनीतिक हो गया है, भाजपा और महायुति के पक्ष में थोड़ी सी हवा चल रही है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस के दिग्गज पृथ्वीराज चौहान को जनता की नाराजगी भारी पड़ती है या फिर अतुल बाबा भोसले की सहकारी और धर्मार्थ स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें जीत की दहलीज तक ले जाएंगी। 23 नवंबर को यहाँ की जनता तय करेगी कि कराड़ दक्षिण में इतिहास बनेगा या इतिहास दोहराया जाएगा। बीजेपी के अतुल भोसले को अगर यहाँ से जीत मिलती है तो यहाँ इतिहास बनेगा, लेकिन अगर एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान को जीत मिलती है तो इतिहास
दोहराया जाएगा। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, कराड़ दक्षिण। तो ये महाराष्ट्र की एक हाई प्रोफाइल सीट आपने देखी और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों में बागियों को मनाकर बीजेपी के गठबंधन ने महाराष्ट्र में महायुति ने बाजी मार ली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी बागी नेताओं को मनाने में भी सबसे आगे दिख रही है। पार्टी ने राज्य में कई नेताओं को मना लिया है और उन्हें नामांकन वापस लेने पर भी राजी कर लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक 99% बागी नेताओं ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और जो बचे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 99% बागियों ने तो नामांकन वापस ले लिया है। अब बहुत कम बागी बचे हैं। जो 1% बचे हैं उनको ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भाजपा ने बड़ा कदम उठाते हुए 30 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशन पर पार्टी की नीतियों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 30 भाजपा के बागी नेताओं को पार्टी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। अब बात वायनाड उपचुनाव की। कांग्रेस की नेता और केरल के वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में अपना चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए काम करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वह राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को पूरा करेंगी। I feel our focus should be on food processing, improving the situation of farmers here, especially creating more opportunities through marketing properly and packaging and food processing one side, and the other on tourism. I will continue everything that he has been fighting for, and all the issues that are here that he has been working hard to resolve, I will continue that one. इस समय आपको सीधे लिए चलते राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, जहां सर्वोच्च न्यायालय के 3 पब्लिकेशन का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संजीव खन्ना, my very dear and respected brother Justice Bhushan Gavai, and distinguished colleagues in the Supreme Court, the Law Minister Shri Arjun Ram Meghwalji, judges of the Delhi High Court and the Chief Justice of the Delhi High Court, senior counsel, staff of the Supreme Court, members of the bar, and everyone present here today. 2024 marked the 75th anniversary of the establishment of the Supreme Court of India. To commemorate this occasion, the President unveiled a new flag as well as a new insignia for the Supreme Court earlier this year. Today, as a continuation of the celebrations, the President will release 3 publications of the Supreme Court which are of seminal importance. I am therefore honored to be addressing you on this august occasion. It is well nigh impossible to understate the importance of the publications which are being released today. Of the 3 publications, one is a collection of essays which analyze the jurisprudence of the court since its foundation, while the remaining 2 are studies which assess the functioning of legal aid cells in universities and the state of our prisons. All 3 publications are moments of self-reflection, both for the Supreme Court as well as the larger legal system. For any institution, the pursuit of excellence necessitates the deliberate act of self-reflection. As part of this process, we must carefully assess our past and present and use what we extract to inform our actions in the future. These publications bring us deeply rooted in the past with the ability to confront the challenges of the present and look forward with optimism for the future. While these compendiums serve as valuable tools for judges, lawyers, and citizens to ruminate on the direction the law has taken in the past several decades, the reports provide valuable data and analysis which will enable various actors in the legal system, including courts, the legal services authorities of the national, state, and district levels, and legislative bodies to better understand the nature of the problems which prevail at the grassroots. It is only after understanding these problems accurately
that appropriate, effective solutions can be crafted and implemented. Without a clear picture of the ground realities, laws and policies will have limited impact and may even entrench existing problems. The hallmark of all these publications which will be released today is the element of transparency. We have tried to hide nothing at all, and our disclosure is full and fair. I must take this opportunity to thank the Honorable President not only for accepting our invitation to attend this function, but also for her stirring speech at the Constitution Day celebrations in 2022. On that day, the President highlighted the plight of prisoners and in particular under trials in our jails. The speech of the President kindled a conversation at the Supreme Court and culminated in one of the reports being released today. It is titled Prisons in India, Mapping Prison Manuals and Measures for Reformation and Decongestion. This report is a result of the President's vision, and it is but appropriate that it is being released by her. Thank you, Honorable President. I dare say that this is an example of what can be achieved when different branches of the state and the head of state guides us in a common constitutional goal. This report analyzes the prison manuals of all states and union territories and tests its provisions on the touchstone of the Constitution. It also examines the role of the district judiciary in adjudicating applications for bail, the use of alternative punishments for convicted persons, and their reformation, especially through open jails. The report deals with certain aspects of prisons that have seldom received institutional attention, such as menstrual equity and reproductive rights for female prisoners and de-addiction initiatives. One of the significant findings of the study was that the caste of prisoners often determine the work which they are allotted in jails, with inmates from oppressed castes being allotted tasks related to sanitation. As I recently held in my judgment in Sukanya Shanta versus Union of India, such provisions and practices are unconstitutional and are an affront to the dignity of prisoners. Holding that such discrimination cannot be brooked, my brother judges, Justice Jamshed Pardiwala and Justice Manoj Mishra and I, directed all states and union territories to amend their prison manuals such that caste-based discrimination is no longer practiced or permitted. Instrumentalities of the state will no doubt find the report useful while framing policies in relation to prisons. The second report which is being released today is titled Legal Aid Through Law Schools, a report on the working of legal aid cells in India. Legal aid clinics are meant to perform two equally crucial functions. They are aimed at supplementing the state's legal aid programs as well as developing the skills of law students. Above all, it is intended to develop their social ethos. In the process, it is hoped that they inculcate a sense of service to society in each generation of lawyers. It is therefore essential for the legal community to direct its attention to legal aid clinics and ensure their proper functioning. Our report is a much needed step in this direction. While other published studies on this topic surveyed fewer than 15 clinics in law schools, a whopping 83 cells, legal aid cells, participated in the survey undertaken by the Center for Research and Planning for the purpose of this report. I wholeheartedly compliment the talented group of young lawyers and professionals who have done exemplary work in the Center for Legal Research and Planning. The findings of the study will doubly be valuable because of the large sample size. The report highlights over 17 areas for the improvement of legal aid clinics. For instance, it finds that more than half of the legal aid cells accessed have not engaged advocates to supervise and assist the students. It also found that legal literacy was the main focus of most clinics and that assistance in the form of legal advice or drafting of court documents was rarely, if ever, provided. Most of these insights can be addressed by law schools without external assistance. Even those legal aid cells which have not participated in the survey stand to benefit from the report.
Last but not the least, we will be releasing the book Justice for the Nation, Reflections on 75 Years of the Supreme Court of India. Former judges, eminent jurists, academics, and lawyers have contributed to this volume of essays, which critically analyzes key themes and trends in the jurisprudence of the Supreme Court. The essays cover numerous topics, ranging from the late Mr. Fali Nariman's discussion of preambular values to Dr. Upendra Bakshi's exploration of the limits of judicial review. Mr. Fali Nariman turned in his report on email to me just the afternoon before fate took him away from us. A number of chapters address the evolution of different fundamental rights, from those related to gender and disability to free speech and caste. I hope, and really I'm certain, that this volume will catalyze a lively discussion amongst the public and the legal community on the role of the Supreme Court in our democracy. Before concluding, I extend my hearty congratulations to the Center for Research and Planning, the administrative staff, the support staff, and to everyone else who contributed to these publications in different capacities. Your tireless work has resulted in the quality publications which we will now release this evening. I also thank the Honorable President of India once again. Namaste. Thank you so much, sir, for sharing your valuable and well-meaning insights. Like always, your views shall continue to resonate with each one of us. We shall now witness the formal release of 3 publications. I request Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, to kindly release the publication Justice for the Nation, Reflections on 75 Years of the Supreme Court of India. I now request the Honorable President of India to kindly release the publication Prisons in India, Mapping Prison Manuals and Measures for Reformation and Decongestion. I now request the Honorable President of India to release the 3rd publication titled Legal Aid Through Law Schools, a report on the working of legal aid cells in India. I now humbly request Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, to kindly address this august gathering. Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud ji, Sri Justice Sanjeev Khanna ji, Sri Justice B.R. Gawai ji, Union Minister for Law and Justice and Parliamentary Affairs, Sri Arjun Ram Meghwal ji, other judges of the Supreme Court of India, distinguished invitees, ladies and gentlemen. I congratulate everyone who has contributed directly or by way of helping to the publications released today. I am happy to note that the Supreme Court of India has been organizing very purposeful activities and events to commemorate the 75th year of its founding. Holding of Lok Adalats at the Supreme Court and organizing a conference of district level judiciary
officers are but just two examples of addressing the ground realities related to our justice delivery system. I commend the CJI for such activities. Ladies and gentlemen, the members of the Constituent Assembly would have thought about the events of the decades behind them, just as we are looking back at the last 75 years of our judicial history. The experiences of suffering imperial arrogance like those posed by the bitter oppositions of the Albert Bill and the passage of the Rowlatt Act would have hurt their sensibility. They conceived the judiciary of independent India as an arm of the social revolution which would uphold the ideal of equality, equal justice, and getting rid of the now redundant colonial practices should be the guiding principle for our judiciary. While continuing with the useful aspects of the pre-independence jurisprudence, we should remove the legacy of our burden. As we celebrate the 75th year of the Supreme Court of India, I share the view of those who admire the contribution of the court as the conscience keeper of independent India. The Supreme Court of India has developed a jurisprudence which is rooted in the Indian ethos and realities. I have been told that the book titled Justice for the Nation, released today, captures the high points of the Supreme Court's journey of 75 years. It describes the impact of the Supreme Court on various aspects of the lives of the people. Our justice delivery system must strengthen our onward march as a just and fair society. I am glad to observe that the report on working of legal aid cells released today is devoted to the legal aid clinics operating in law schools in our country. I understand that such legal aid clinics contribute to imparting holistic legal education to our youth and sensitize them to the needs of the vulnerable segments of our society. The status of under-trial prisoners has been an abiding concern for me. I am happy that the report on prison system released today seeks to understand the role of the judiciary in reducing the number of under-trial prisoners. I hope that the publications released today will help realize the objectives of pre-legal aid and prison reforms, besides educating the people about the exceptional role played by the Supreme Court in our journey as a republic. I congratulate the members of bench and bar, past and present, for making the Supreme Court of India the great institution that it is. I wish the Apex Court of India a greater future ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Kindly rise. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर से, जहां सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 3 पब्लिकेशन का ये विमोचन कार्यक्रम था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 3 पब्लिकेशन का विमोचन किया। हम आपको तीनों पब्लिकेशन के बारे में भी बता देते हैं। इसमें एक था जस्टिस फॉर नेशन। इसके जरिए सर्वोच्च न्यायालय का जो 75 वर्षों का लेखा जोखा है उसका इस किताब में वर्णन है, इस पब्लिकेशन में वर्णन है। इसके साथ ही एक था प्रिजन्स इन इंडिया, जिसके अंतर्गत भारत के जेलों में होने वाले सुधार के बारे में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और एक और है पब्लिकेशन लीगल एंड थ्रू लॉ, स्कूल के तहत भारत में न्यायिक मदद की जानकारी इसमें दी गई है। तो इन तीनों पब्लिकेशन का राष्ट्रपति महोदया ने विमोचन किया है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी वहां पर मौजूद थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे।
अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। राजा आओ आओ आओ, ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। स्वागत है। ब्रेक के बाद चुनाव से जुड़ी खबरें देखते हैं। शिवसेना UBT के नेता सुनील राउत द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार सुवर्णा करंजे को बकरी कहने पर बवाल मच गया है। शिवसेना उम्मीदवार शहना NC ने सुनील राउत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति का रूप है। UBT सेना लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है। महिला को बकरी बुलाना निंदाजनक है। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी इस महाविनाश अघाड़ी पार्टी को। महिला शक्ति का रूप है और ये उबाटा सेना हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना मुझे लगता है ये ना सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहाँ से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ लड़ रहे हैं, बल्कि आप हमें ख़त्म करने पे उतरे हैं, लेकिन हम ख़त्म नहीं होंगे। हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन। और यहाँ तक मैं कहूँगी कि मुंबई और महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी इस महाविनाश अघाड़ी को। वहीं शिवसेना UBT के नेता सुनील राउत द्वारा महिला उम्मीदवार को बकरी कहे जाने पर भाजपा के नेता केशव उपाध्याय ने कहा कि ये केवल एक बयान नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति इंडी गठबंधन की सोच है। ये सारा जो है ये महाविकास अघाड़ी के नेताओं की विकृत मानसिकता का प्रदर्शन है। आपको याद है कल भी कोल्हापुर में भी जब एक महिला ने, और वो राजघराने की महिला है, उनने फॉर्म वापस लेने की कोशिश की तो दम नसेल तर भरला कशाला, इस प्रकार की भाषा। अगर आप में दम नहीं था तो आपने फॉर्म क्यों भरा, इस प्रकार की भाषा कांग्रेस के सतेज पाटिल ने की, बंटी पाटिल ने की। फिर उसके बाद आज संजय राउत के भाई ने कमेंट की। फिर उसके बाद इसके पहले शहना जी पे उबाठा के खासदार ने, सावंत ने कमेंट की। तो मुझे लगता है इनकी एक तरफ हम महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं की समृद्धि, इसके बारे में महायुति सोच रही है, और महिलाओं के प्रति अत्यंत नीच स्तर के कमेंट। ये स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, ये इनकी सोच बताते हैं वो किस हालात तक नीचे जा सकते हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के एक और हाई प्रोफाइल सीट की। उत्तरी महाराष्ट्र का पचोरा भड़गांव विधानसभा सीट जलगांव का एक बेहद ही चर्चित सीट है। शिवसेना के गढ़ रहे इस सीट पर इस बार सेना के दोनों खेमों ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। पचोरा भड़गांव निर्वाचन क्षेत्र पिछले 2 दशक से शिवसेना का गढ़ रहा है। विधायक किशोर पाटिल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार चुने गए हैं। पार्टी में फूट के बाद वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब किशोर पाटिल उद्धव ठाकरे की आंखों का कांटा बने हुए हैं, जिसे निकालने के लिए उद्धव सेना ने यहां से वैशाली सूर्यवंशी को मैदान में उतारा है। वैशाली जहां एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हुए ये दावा कर रही हैं कि सभी शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, और वहीं किशोर पाटिल शिंदे के नेतृत्व में चली 2.5 साल की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी की सारी जिम्मेदारियां उद्धव साहब को सौंपी थी। सभी बाला साहब के वफादार शिव सैनिक उद्धव साहब के साथ है,
इस चुनाव मतदाता उन्हें सबक सिखाएंगे। महाविकास आघाड़ी और उद्धव साहब की जो सरकार है इस महाराष्ट्र में आने वाली है, ये 200% मुझे आत्मविश्वास है। 2.5 साल उद्धव जी ठाकरे साहब ये राज्य के मुख्यमंत्री थे और 2.5 साल ये राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब जी मुख्यमंत्री थे। अगर उद्धव जी को पूछा कि आपने 2.5 साल में क्या किया तो उसका जवाब 0 है। और अगर आप आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जी को पूछेंगे तो ये महाराष्ट्र का एक भी ऐसा घटक बचा नहीं कि उसके लिए शिंदे साहब ने कुछ किया नहीं है। ये जो पूरे महाराष्ट्र के नारी का सम्मान उन्होंने किया है वो तो इतना अजब है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र में इतिहास नहीं बल्कि पूरे देश में एक उन्होंने इतिहास रचा है। दिलचस्प ये भी है कि दोनों प्रतिद्वंद्वी रिश्ते में भाई बहन हैं। दरअसल वैशाली सूर्यवंशी किशोर पाटिल के राजनीतिक गुरु और उनके चाचा तात्या साहेब आर.ओ. पाटिल की बेटी हैं। यहाँ ये देखना होगा कि क्या शिवसेना के विभाजन के बाद मिली सहानुभूति और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा वैशाली सूर्यवंशी को मिल पाता है या फिर इस विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास के दम पर किशोर पाटिल मैदान मार लेते हैं। 5 विधानसभा सीटों पर सेना बनाम सेना का दिलचस्प मुकाबला चलेगा। उसमें सबसे मजेदार मुकाबला जो है वो पाचोरा विधानसभा सीट पर होगा जो कि जलगांव में आता है। यह मुकाबला इसलिए दिलचस्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भाई और बहन कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत यहाँ पर पिछले 2.5 सालों में करीब 10 आम सभाएं कर चुके हैं। ऐसे में ये मामला सीधे सीधे प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। अपने सहयोगी कपिल के साथ मैं योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, उत्तरी महाराष्ट्र। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट ने इस बाबत फैसला किया गया। कैबिनेट के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव के बयान पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अब पलटवार किया है। जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है ये बहुत जरूरी था और अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देख लें अपनी सरकारों में। प्रकाश सिंह साहब के केस का जो जजमेंट है ये 2006 का है, जिसमें कहा गया था कि डीजीपी का कार्यकाल टेन्योर न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए। अपने पल्ले पलट के देख लें, आपने तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए, आपने क्यों नहीं 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए? तो ये तो नेताओं की बात हुई, लेकिन प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी ए.के. जैन हैं, उन्होंने योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधी लिया गया है, जो सर्वथा उचित है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित गाइडलाइंस 2006 के अनुरूप है। उसमें भी निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार के नियम प्रदेश सरकार अपने स्तर से बनाने के लिए स्वतंत्र है। इस बीच उत्तर प्रदेश में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासनिक जांच जारी है। यूपी के बलरामपुर में संचालित 233 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की यूपी एटीएस जांच करेगी। जिले में कुल 695 मदरसे हैं, जिनमें से 462 ही मान्यता प्राप्त हैं। वहीं 233 गैर मान्यता प्राप्त हैं जो भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। एटीएस इन मदरसों में फंडिंग समेत कई बिंदुओं पर जांच करेगी। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल 7 नवंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगे। कर्नाटक पहुंचकर बीजापुर में आंदोलन कर रहे किसानों से वो मुलाकात करेंगे। बता दें कि कर्नाटक में हुबली और बीजापुर जैसी जगहों पर किसानों की जमीन वक्फ की जमीन बताने पर खासा विवाद हो चुका है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 महीने में अब तक 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठक लगभग मैराथन बैठक होती है। हर किसी को अपनी बात कहने का मौका भी दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफर किया है तो इसका उद्देश्य ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हितधारकों से बात कर सकें। मुझे लगता है कि
वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको जेपीसी को 22 तारीख को रेफ़र किया गया, पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठकें आप मैराथन बैठक होती है सुबह 11 बजे शाम तक, सबको बोलने का अवसर देते हैं। जितने लोगों को कहा जा रहा है, हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे अपोजिशन के हों चाहे रूलिंग पार्टी, जिसको कहते हैं कि इसको विटनेस के रूप में अपेयर कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफ़र किया तो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से, हितधारकों से बात कर सकें। और भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या के अनुरोध पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। जेपीसी अध्यक्ष कर्नाटक पहुंचकर बीजापुर में आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। मैंने एक हफ्ते पहले जेपीसी चेयरमैन को इस मुद्दे के संबंध में एक चिट्ठी लिखा था और मैं उनसे निवेदन किया था कि वो कर्नाटक आए, हुबली, बीजापुर और अलग अलग ज़िले का प्रवास करे और किसानों के साथ बातचीत करे। चेयरमैन साहब ने अपने रिक्वेस्ट को मानकर 7 तारीख को कर्नाटका आने का फैसला लिए हैं और 7 तारीख को कर्नाटका में, हुबली में और बीजापुर में वहाँ के पीड़ित किसानों के साथ वो बातचीत करेंगे, उनके पिटिशंस को वो स्वीकार करेंगे और उनके शिकायतों को जेपीसी के सामने रखने का प्रयास हम करेंगे। अगली खबर, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि एआई स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। फिक्की की 18वें वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि एआई से बीमारियों की जांच में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई स्टार्टअप आ रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि स्वस्थ भारत, विकसित भारत बनाने में स्वास्थ्य क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका होगी। स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इसी तरह से इंडस्ट्री राइजिंग टू द ओकेजन और कुछ एआई बेस्ड टूल्स अब ऐसे भी पहुंच चुके हैं जो कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिजिशियन असिस्टेंट है जो कि इंफॉर्मेशन पेशेंट से जो मिलते हैं उसका फैसला करने में मदद देता है। एक्सरे को देखने से पता चल जाता है कि ये टीबी होने का ज़्यादा चांस है या कोई और बीमारी। इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजीज अब उस स्टेज पे भी पहुंच गई हैं जहां पे कि उनका एक्चुअल इस्तेमाल हो सकता है। और अब एक और बड़ी खबर, कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर खालिस्तानी हमले ने हिंदुओं को वहां पर एकजुट कर दिया है। 3 नवंबर को हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई। प्रदर्शन रैली में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था। वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ ने मंदिर तथा हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई। कनाडा में हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने की बात कही। इस घटना के विरोध में हिंदू सभा मंदिर के बाहर रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर जुड़ी भीड़ ने जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज़ पे और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. और कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस घटना की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर पर जो हुआ वो काफी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने जानकारी दिए बिना
आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप कर लिया है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और प्रमुख भागीदारों द्वारा आयोजित स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए नई प्रौद्योगिकियों पर तीसरे उच्च स्तरीय सम्मेलन के लिए विश्व के कई नेता नई दिल्ली में इकट्ठे हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने, आपसी सहयोग, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और सौर ऊर्जा के नवाचार को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था। मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों पर तीसरे उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। नई दिल्ली में 7वें ISA असेंबली के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने स्वच्छ ऊर्जा की यात्रा में वैश्विक हितधारकों को एक साथ लाया गया। भारत के ऊर्जा मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने ऊर्जा प्रसार में सामूहिक वैश्विक प्रसार पर बात की। As far as President is concerned, India was elected unanimously, that is unopposed. This shows how the world is recognizing India's efforts as far as especially in the renewable concern under the leadership of Prime Minister Shri Modi. And now people have accepted the leadership of India because of our performance and commitment. सम्मेलन नई सौर ऊर्जा और उसके भंडारण प्रौद्योगिकियों की सुलभ प्राप्ति पर केंद्रित था। चर्चाओं का उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना था कि सौर ऊर्जा कैसे समान आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को आगे बढ़ा सकती है। It's our ADB's responsibility to facilitate that emerging economies have access to technologies and finance to attain green growth. Cost of solar PV has declined by over 80% in the last decade to about 5 cents per kilowatt hour. ISA के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने इस सभा की समयबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि यह अजरबैजान में होने वाले आगामी कॉप के साथ इसका गहरा नाता है। This event is very timely because in a week the world leaders will be meeting at COP29 in Baku to discuss two of our guiding goals that we decided at Dubai last year, tripling the renewable energy goal and doubling the energy efficiency goal. उद्घाटन समारोह में एक अतिरिक्त आकर्षण विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला के तीसरे संस्करण का शुभारंभ था। उद्घाटन समारोह में ISA और डेनमार्क द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन अफ्रीकी देशों की तत्परता पर एक आकलन रिपोर्ट भी जारी की गई। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज़। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कानून व्यवस्था के मसले पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की है। पवन कल्याण ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि इन अपराधियों से उसी तरह निपटा जाना चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में निपटा जा रहा है। पवन कल्याण ने कानून व्यवस्था के मसले पर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पिथापुरम विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की। पवन कल्याण ने कहा कि अगर वो राज्य के गृह मंत्री होते तो स्थिति अलग होती। पवन कल्याण की इस टिप्पणी को राज्य की गृह मंत्री बांग्लापुरी अनिता की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की, जिसका संग्राम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज इलेक्शन डे पर अमेरिका भर में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। हैरिस फिलहाल अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं और उन्होंने बाइडेन प्रशासन की नीतियों को आगे बढ़ाने का वादा किया है, तो ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं और फिर से राष्ट्रपति बनने पर अमेरिकी व्यवस्था में बड़े सुधारों की बात कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार दोनों के बीच बेहद कांटे का मुकाबला है और नतीजे का कोई भी अनुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है। असली लड़ाई दरअसल उन 7 राज्यों में है जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स किसी भी पक्ष में जा सकते हैं।
दोनों ही उम्मीदवारों ने अंत तक इन्हीं राज्यों में पूरा जोर लगाया। ध्यान रहे कि इलेक्शन डे भले ही आज हो, लेकिन अब तक 8 करोड़ से भी अधिक मतदाता अर्ली वोटिंग में मतदान कर भी चुके हैं। अधिकतर राज्यों में मतदान भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 6:30 बजे के आसपास संपन्न हो जाएगा और इसके बाद नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। तीसरे भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ हो गया। भारतीय अंतरिक्ष संघ 5 से लेकर 7 नवंबर 2024 तक भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के लिए भी रास्ते खोल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसरो दिसंबर में यूरोपियन स्पेस सेंटर की एक सैटेलाइट का भी प्रक्षेपण करेगा। Contribution of the space sector in the recent years is that it has brought India as a frontline nation as far as our scientific achievements are concerned, our innovations are concerned. Because of these space achievements, we are being taken seriously even in other sectors. I just want to announce that India is going to launch European Space Agency satellite next month. This is called PROBA. So we've already launched 2 of those satellites, PROBA 1 and PROBA 2, but they were Earth observatory satellites. This one is going to be the Sun satellite. So India and Europe are together going to reach out to Sun. अगली खबर, केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हुए कर्मचारियों को वक्त पर पेंशन मिलती रहे, इसके लिए हर साल नवंबर के महीने में उन्हें जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जारी करना होता है। इसके लिए देश भर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 चल रहा है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 नवंबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन की शुरुआत कर चुका है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। यह अभियान देश भर के 800 शहरों और जिलों में आयोजित किया जा रहा है। यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन है। इस अभियान के दौरान पेंशन भोगी उन्नत तकनीक का उपयोग करके अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रों को प्रमाणित कर सकते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। जीवन प्रमाण पत्र अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि डिजिटल सशक्तिकरण पेंशनर्स का हो और इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के, ईपीएफओ के, टेलीकॉम, डिफेंस, पोस्ट, कई विभागों के पेंशनर्स का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इसमें जनरेट किया जा रहा है। इस अभियान को संचालित करने के लिए सारे पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स तथा आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस और सीजीडीएस, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, यूआईडीएआई और मेटी, इन विभाग साथ मिलकर इस अभियान को संचालित कर रहे हैं। वैसे आप आज जो फंक्शन जो ये पंजाब नेशनल बैंक के सब सेक्रेटरी साहब ने जो किया, हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे जो फंक्शन अगर ऐसे होते रहें तो हमारे अवेयरनेस जो होती है और हम जो किसी चीज़ में उसमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और अब बात भारतीय रेलवे के इंतजाम की। छठ पूजा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन देश भर से पटना पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से रेगुलर और स्पेशल ट्रेनों में सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भारतीय रेल इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पटरियों पर दिख रही ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है। डीडी न्यूज़ की टीम संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से पटना पहुंची और पटना जंक्शन का हमारे संवाददाता राजेश राज ने ये जायजा लिया है। न्यूज़ की टीम संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है। ये पटना जंक्शन है और ये पटना जंक्शन का नज़ारा देखिए कि बिल्कुल साफ सुथरा और लोग यहाँ पर जो है भारी भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी भीड़ जो है वो रेल ट्रैफिकिंग को लेकर है, क्योंकि देश भर से जो ट्रेन पटना पहुंच रहे हैं उनको यार्ड में खड़ा करना, उनकी साफ सफाई करना और फिर उन्हें गंतव्य के लिए रवाना करना, ये भारतीय रेल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देश भर में भारतीय रेल ने मुसाफिरों को, लाखों मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसी तरह पटना में, या यूं कहें कि देश भर से आने वाली जो ट्रेनें छठ पूजा में शरीक होने के लिए जो मुसाफिर पटना पहुंचे हैं
उनको पटना लाने के बाद उस ट्रेन को साफ सफाई कर फिर रवाना करने के लिए भारतीय रेल एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और जो ट्रैफिक दिखाई पड़ रहा है उस ट्रैफिक से निजात पाने के लिए जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो दिन रात मशक्कत कर मुसाफिरों को राहत का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। पूजा की पूरी तैयारी है और इस पूजा में गीतों का खासा महत्व होता है, तो पटना के गंगा घाट से आप भी जरा भक्ति भरे गीतों का ये आनंद लीजिए। आस्था के महापर्व छठ व्रत की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। बड़ी संख्या में छठ व्रती गंगा घाट पे पहुंचे हैं और वो नहाने के बाद, यहाँ गंगा स्नान करने के बाद आज कद्दू और चावल के दाल का प्रसाद बनाएंगे और भगवान सूर्य और छठी मैया को भोग लगाएंगे। हमारे साथ कुछ छठ व्रती है, आइए जानते हैं कि छठ व्रत में आज नहाय खाए का क्या महत्व है। नहाने खाने का पहला बहुत महत्व है। इसमें हम लोग बहुत श्रद्धा से पहले पूजा, दूसरी पूजा, तीसरी पूजा सब करते हैं। कितने सालों से आप पूजा कर रही हैं? छठ व्रत कितने सालों से कर रही हैं? करीब 12-13 साल। 12-13 साल से आप छठ व्रत कर रही हैं। कुछ छठ का गीत आप लोग सुनाएंगे क्या? दोहरी कलश पवाले ले बरती पुकार है, उगना सूरज देव लेहुना रगिया है, उगना दीत मल लेहुना रगिया है, धूप के मातल देव पल को ना खोले है, कत दल उगथिन सूरज अल बेलवा हो, कत दल उगथिन आदित्य अल बेलवा है, दोहरी नरियल वाले ले बरती पुकार है, उगना सूरज देव लेहुना रगिया है, उगना आदित्य मल लेहुना रगिया है, धूप के मातल देवा पल को ना खोले है, उगना सूरज देवा लेहुना रगिया है। तो यही है वो पारंपरिक छठ का गीत जिसका आनंद अभी आपने लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।